विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में क्या यह केवल एक कठपुतली है? यही था यस यस कि जी राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका। तो सबसे पहले तो उनकी भूमिका को हम लोग जानेंगे, उसके बाद उसका परीक्षण करेंगे, आलोचनात्मक परीक्षण, क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे उस चीज को। उसके बाद फिर विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में क्या ये एक कठपुतली है, तो क्या ये कठपुतली है भी देखेंगे कि है कि नहीं है। तो आपको प्रेसिडेंट के मामले में भी बताए थे कि वो रबड़ स्टाम्प नहीं है, उसको यही सिद्ध करना रहता है। तो आप लोगों से सवाल पूछते जाते हैं, आंसर करते जाइएगा, बस ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा कि इसके क्या क्या पावर है। जहाँ पे कंफ्यूजन होगा उसको हम बता देंगे, बाद बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद फिर मेंस का पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें बता दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बताइए क्या कहते हैं कि सबसे पहले कि कौन से पार्ट में इस चीज को डिस्कस किया जाता है। पहला सवाल ये है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होता है उसमें कौन कौन व्यक्ति आते हैं, किससे किससे मिलके स्टेट एग्जीक्यूटिव बनता है। राज्य विधानमंडल, हम्म मुख्यमंत्री हम्म और जो है ये राज्य के जो है ये क्या कहते हैं सर, महाधिवक्ता। और एक छूट रहा है। सर राज्यपाल हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, मंत्री परिषद हुआ, महाधिवक्ता हुआ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता, सही है तुम्हारा। ये चार लोगों के मिलने से जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव बनता है आपका, ये आपको पता है। तो कौन से पार्ट में ये ऐसा दिया गया है, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता होगा। आर्टिकल 153 से स्टार्ट होकर 167 तक जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा बात ये है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो क्यों नहीं होता है, जबकि विधानसभा जब आपका ये बन रहा था संविधान, उस समय इस बात पे चर्चा की गई थी, जिस तरीके से हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, उनका निर्वाचन होता है, उसी तरीके से राज्यपाल का भी निर्वाचन होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया है। क्यों, कोई बता सकते हैं? जल्दी जल्दी बोलते जाइए, खत्म हो जाएगा ये। कोई भी बता सकते हैं, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। कौन का सर? ये राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं होता है? सेम ही रीजन सर, राष्ट्रपति वाला ही, क्योंकि हाँ। ये भी पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्य में दो लोगों का निर्वाचन होने पे फिर दोनों को समान शक्तियां फिर दी जाएगी, जो कि फिर जो संसदीय व्यवस्था है उसके प्रतिकूल होगा। इसकी वजह से उसके दूसरा रीजन ये है कि फिर जो दल है विधानमंडल में, जो दल होगा उसी दल का फिर राज्यपाल हो जाएंगे। तो ऐसे में एक तरफा ऑब्वियस सी बात है कि इस तरीके से एक तटस्थ व्यक्ति जो है कि नहीं चुन पाएंगे। और दूसरा बात है कि ये मान लो कि कोई राज्य है, उसमें जो सबसे सुपर पावर का नेता, जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशील मोदी थे, तब सुशील मोदी चाहेंगे कि मुख्यमंत्री वो क्या कहते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए और हम इलेक्शन लड़के जो है कि राज्यपाल बन जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता था। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए जो है कि ये अमेरिकन मॉडल को अडॉप्ट नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे जो इसका मेन रीजन है कि अगर एक राज्य में दो व्यक्ति चुन करके आएगा तो वो एक दूसरे का बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो भी जनता से, मुख्यमंत्री भी जनता से चुन के आया है, राज्यपाल भी जनता से चुन के आएगा। जब कोई डायरेक्ट इलेक्शन लेके उससे आता है तो वो क्यों एक दूसरे का बात मानेगा। तो पावर कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, और दूसरा जो राज्यपाल का पद है आपको पता है कि वो सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख है, तो औपचारिकता ही है, तो फिर उनके उसके लिए इतने बड़े चुनाव की आवश्यकता नहीं है। तो मेन बात ये है। दूसरी बात है कि अमेरिकन मॉडल था ये, अगर चुनाव होता तो अमेरिका में राज्यपाल का चुनाव होता है, जबकि कनाडा में चुनाव नहीं होता है। तो हम लोगों ने कनाडा के मॉडल को अपॉइंट किया है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्वालिफिकेशंस, दो ही क्वालिफिकेशंस हैं कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 35 वर्ष क्वालिफाई कर लेना चाहिए, और मतलब 35 वर्ष का पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है कि आपको दो चीजें और हैं उसके इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या है कि पहला है कि वो अपने ही स्टेट में नियुक्त नहीं हो सकता है, मतलब कि जैसे बिहार का कोई व्यक्ति बिहार में ही राज्यपाल नहीं हो सकता है, ठीक है वो, ताकि वो लोकल क्या कहते हैं पॉलिटिक्स से मुक्त रहे। और दूसरा क्या है कि वो क्या है, बताओ, बोलो। दो से अधिक राज्यों का भी हो सकते हैं एक राज्यपाल। क्या वो तो सातवें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये किया गया था, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था ना, उसमें बता दिया गया था कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। अच्छा ये बताओ, राज्यपाल का वेतन कितना होता है? अभी तो शायद 3.5 लाख है। 3.5 लाख है, 3,50,000 है। लेकिन राष्ट्रपति तय करते हैं। हाँ नहीं, हाँ वो तो है ही, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, और जितना एक बार तय हो जाता है उतना ही मिलना है। उसके बीच में जब तक राज्यपाल रहेगा तब तक उसके वेतन में किसी भी तरीके का आप अति नहीं कर सकते, कमी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा प्रावधान नहीं चेंज कर सकते जिससे कि उसके वेतन या भत्ते या सुविधा में किसी प्रकार की कमी की जाए, ठीक है।
जो हम बता रहे थे कि दो कन्वेंशन है, पहला कि वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए, दूसरा है कि उस राज्य के मुख्यमंत्री से उनको जो है कि कंसल्टेशन करना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति को आपके राज्य में राज्यपाल नियुक्त करने के लिए भेज रहे हैं हम, आपका क्या इस पे राय है। बस मुख्यमंत्री से राय लिया जाता है और कुछ नहीं। तो ये आपके इसके अपॉइंटमेंट का रूल था। उसके बाद आपको पता ही है कि किस किस तरीके से वो जो है कि आता है। हमको जो मेनली पढ़ना है आप यहाँ पे आपका इसके राज्यपाल की शक्ति के बारे में। एक तो एग्जीक्यूटिव पावर है, दूसरा लेजिस्लेटिव पावर है, तीसरा फाइनेंशियल पावर है, चौथा जुडिशियल पावर है। तो एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या है राज्यपाल के पास? जो कार्यकारी शक्ति है, विधायिकी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। क्या है कार्यकारी शक्ति में? कार्यकारी शक्ति में कि वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का मंत्रियों का नियुक्ति कर सकते हैं। उसके अलावा सत्रवासन कर सकते हैं, उसका क्या बोलते हैं? नहीं ऐसे नहीं, ये गलत बोल रहे हो। पहले देखो, कार्यकारी शक्ति को कार्यकारी शक्ति में रखो, विधायी शक्ति को विधायी शक्ति में रखना, वित्तीय शक्ति को वित्तीय शक्ति में रखना और न्यायिक शक्ति को न्यायिक शक्ति में रखना। 4 तरीके की शक्ति है राज्यपाल के पास, ठीक है। तो जो कार्यकारी शक्ति है उसके अंतर्गत सबसे पहले कि सारा जो फंक्शन होगा, राज्य के जितने भी काम होंगे औपचारिक रूप से राज्यपाल के ही नाम से होंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरा बात है कि ये अपॉइंटमेंट किसका किसका करता है तो उसको हम लोग जान लेंगे। अपॉइंटमेंट करता है सबसे पहले चीफ मिनिस्टर का एंड अदर मिनिस्टर का, ठीक है। उसके बाद एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट करता है ये। उसके बाद फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति करता है ये। उसके बाद फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स का ये नियुक्ति करता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो है कि नियुक्तियां करता है। उसके बाद जो क्या कहते हैं, जो कुलपति होता है प्रति कुलपति कहलाता है, क्या कहलाता है? वाइस चांसलर। हाँ, तो वो स्टेट की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नियुक्ति करता है। तो इस तरीके से ये जो है चांसलर को कुलपति कहते हैं, चांसलर तो वो खुद ही हो जाता है, बीसी वाइस चांसलर कहलाता है। चांसलर किसी भी राज्य के राज्य का राज्यपाल खुद ही यूनिवर्सिटी का चांसलर ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। अभी बंगाल में इसके अगेंस्ट में विधेयक पारित किया गया था, ठीक है, लेकिन वीसी का वो नियुक्ति करता है, तो वाइस चांसलर का नियुक्ति करता है। सर बिहार में भी ऐसा ही सर कुछ था ना, कि बिहार में भी शायद जो है ये बात तो चल रही थी, बट कहाँ उसका कंप्लीट कहाँ हुआ था? खेल विश्वविद्यालय के शायद मुख्यमंत्री होते ना, बात तो चल रही थी। नहीं, बात स्टार्ट किया था ये लोग भी कि हम भी जो है कि चेंज करेंगे रूल, लेकिन कंप्लीट कहाँ किया? मुख्यमंत्री ने नहीं लिया है पावर। बंगाल में तो खैर कंप्लीट नहीं हो गया, वहां तो विधानसभा विधेयक ही पारित हो गया, यहाँ वो नहीं पाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके एग्जीक्यूटिव पावर में है एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कब होगा? आर्टिकल 356 के तहत। उसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर में है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है कि काम कर सकते हैं, वो अपने लोगों को कह सकते हैं किस तरीके से जो है कि ऐसा काम करे ताकि क्या कहता है उसके नाम से हो, और दूसरी बात की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वो रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। मेन बातें क्या है कि वो अपॉइंटमेंट किसका हो गया? चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर का। पहला इसको याद रखिएगा, ये दे देगा पीटी में, तो आपको फंसाने के लिए किसका भी नियुक्ति करता है, उसका भी नियुक्ति करता है। तो कुछ ही लोगों का नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर का, उसके बाद फिर अदर मिनिस्टर का, एडवोकेट जनरल का, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, उसके बाद फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और उसके क्या कहते हैं चेयरमैन का, और उसके बाद फिर वाइस चांसलर का। आप कहेंगे कि सर जिला के भी जज का भी तो नियुक्ति करते हैं, उसको पढ़ाएंगे, उसको कहाँ पढ़ाएंगे? उसके जुडिशियल पावर में पढ़ाएंगे, ठीक है। वो कुछ बिल को भी रखते हैं, उसको भी पढ़ाएंगे, उसके लेजिस्लेटिव पावर में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या था? एग्जीक्यूटिव पावर था, विधायी शक्ति था, ठीक है। क्लियर है? विधायी शक्ति, सॉरी कार्यकारी शक्ति, विधायी नहीं, एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यपालिका, कार्यकारी शक्ति था। क्लियर है? चलिए विधायी शक्ति पाइए, क्या है विधायी शक्ति में? सबसे पहले तो राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है और सदन को जो है बुला सकता है, उसको भंग भी कर सकता है और मतलब उसको विधेयकों को स्वीकृति भी कर सकता है, उसको वापस भी कर सकता है। और विधान परिषद में 116 सदस्यों को जो है वो नामित करते हैं। 1/6 सदस्य, 1/6 होता है। 1/6। इसको लिख लो आप, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, कृपया करके इसको लिख लीजिए। विधान परिषद वाला मैं पूरा इसको लिखा देता हूँ, क्योंकि ये याद करना बहुत मुश्किल होता है। लिखिए, एक कलम कागज ले लीजिए, लिखिए, उसका फिर बताते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का नियुक्ति कैसे होता है? तो 1/6 राज्यपाल के द्वारा होता है, 1/3 जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, 1/3 जो है कि लोकल बॉडीज से आता है,
1/12 जो है कि ग्रेजुएट के द्वारा आता है, और 1/12 जो है कि अध्यापक के कर्मचारी द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, निकालिए कलम कॉपी और लिख लीजिए, क्योंकि ये काम आएगा आपको एग्जामिनेशन में। पीटी में खास करके ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है, बीपीएससी में एक बार पूछा भी गया है ये सवाल। तो लिखिए, विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव हेडिंग दे दीजिए, और उसके नीचे जो है कि 4 बनाइएगा, क्योंकि 5 जगह से नियुक्ति होता है ना। तो पहला लिखिए 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। दूसरा लिखेंगे 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय यानी कि लोकल बॉडीज द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा, 1/3 सदस्य लोकल निकाय द्वारा, स्थानीय निकाय लोकल बॉडी जिसको बोलते हैं। उसके बाद 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लिख रहे हैं? यस सर। लिख लीजिए, क्या क्या लिखा आपने? 1/3 विधानसभा के सदस्य द्वारा इसको चुना जाता है। 1/3 जो होता है वो स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है। 1/6 जो होता है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। उसमें राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत किया जाता है वो किस किस फील्ड से होते हैं? लिटरेचर से होंगे, साइंस से होंगे, आर्ट्स से होंगे, कोऑपरेटिव मूवमेंट से होंगे, सोशल सर्विस से होंगे। इस तरीके से 5-6 फील्ड है, इन सब फील्डों से होना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए 1/6 के नीचे लिटरेचर, साइंस, आर्ट, साहित्य, साइंस, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, कला, विज्ञान, कला, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारी आंदोलन जिसको बोलते हैं, सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा, इस फील्ड से होना चाहिए 1/6 सदस्य। उसके बाद क्या होगा? 1/12। तो इसको याद कैसे करेंगे? 1/3 1/3 2 जगह से हो गया, 1/12 1/12 2 जगह से हो जाएगा, और 1/6 एक जगह से होगा, है ना। तो लिख लीजिए 1/12 लिख लीजिए, उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम, उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो, जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो। तो जो ग्रेजुएट्स हैं वो कब वोट दे सकते हैं? ग्रेजुएशन के 3 साल के बाद। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो। ठीक है, अगला 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं, जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में, अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण का कार्य कर रहे हों। क्लियर है? 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण का कार्य कर रहे हों। क्लियर है? सर चौथा पॉइंट को समझाइएगा। अब बता देते हैं। चौथा कौन सा? उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो। हाँ, तो जो वैसे ग्रेजुएट्स ही उसके इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं ना, ठीक है, जिन्होंने कि कम से कम 3 वर्ष पूर्व अपना क्या कहते हो ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट कर लिया हो, वही लोग जो है कि उसको वोट देते हैं। तो सर ये जो है कोई भी जो ग्रेजुएट होगा इस कॉलेज का, वही कि इसके लिए कोई स्पेशल कॉलेज होता है? नहीं, सेम कोई इस पे कोई कॉलेज नहीं होता, हम लोग भी वोट दे सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट होता है सब दे सकते हैं। जो भी ग्रेजुएट रहता है कोई भी दे सकता है, ऐसा कोई स्पेशल कॉलेज नहीं होता।
ठीक है, ये पूछा गया था, आपको हम बताते हैं। 66वीं नहीं 67वीं बीपीएससी या फिर सीडीपीओ का कोई एग्जामिनेशन था, उसी में पूछा गया था कि आप बताइए कि जो राज्यपाल नियुक्ति करता है उसमें इसका क्या कहते हैं, व्यापारिक मंडल से भी लोग रहते हैं, उसको नियुक्त किया जाता है। तो आपको बताया, तो मैंने क्या बताया, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस। क्या कोई व्यापारिक मंडल वाले लोग हैं? नहीं है। तो ये आपके सीडीपीओ के एग्जामिनेशन में ये 67वीं या बीपीएससी के आसपास 67वीं या 68वीं में किसी में पूछा गया है ये। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको लिखा दिया मैंने। सर ये जो लास्ट में आप लिखवाएं कि उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशाला अथवा उससे ऊंची, तो ये गवर्नमेंट स्कूल में जो होंगे उन्हीं लोग को ना? गवर्नमेंट स्कूल वाले, गवर्नमेंट स्कूल वाले ही होंगे। क्लियर है? चलिए आगे। मतदाता सूची भी होता है क्या सर? क्या बोले सर? इसका कोई मतदाता सूची भी हाँ होता हाँ, है? इसका अलग से आता है। उसमें नाम किससे नाम जुटता है सर? इसका नाम कैसे जुटता है? हाँ। जैसे कि आपके यहाँ पे आता होता होगा पैक्स वाला चुनाव, तो पैक्स वाला का अलग से नाम जुटने के लिए आता है, जैसे बीएलओ आपका जोड़ता है ना जनरल नाम, उसी तरीके से इसका भी नॉमिनेशन होने से पहले, जब ये चुनाव होने वाला रहता है तो उससे पहले इसका भी नॉमिनेशन का आता है, वो क्या कहते हैं, नाम जुटने के लिए लिस्ट आता है बकायदे, लोग नाम जुड़वाते हैं इसमें। सर जो छात्र वाला आप बोले ना, स्नातक वाला, तो जो छात्र नेता सब होते हैं वो सब इसी से जाते होंगे क्या? यूनिवर्सिटी छात्र नेता सब बहुत लोग तो जाते ही हैं, बहुत लोग तो जाते ही हैं। हाँ चलिए आइए आगे। उसके बाद इसका जो मेन काम है लेजिस्लेशन में, क्या काम है, किसी बिल को एसेंट देना। तो बिल को एसेंट देने के लिए राज्यपाल के पास कौन कौन से पावर है, जरा बताइए। अगर कोई बिल विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ पे विधान परिषद है, दोनों ने पास करके राज्यपाल को दे दिया, तो राज्यपाल क्या क्या कर सकता है? वो परमिशन दे सकता है सर, वो रोक सकता है, या राष्ट्रपति के लिए दे सकता है, कानून बना सकता है, या तीन तो कंडीशन इसके पास रोक सकता है, फिर से राष्ट्रपति के पास जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कितना कंडीशन हुआ? 4 कंडीशन है। देखिए 4 कंडीशन। पहला कंडीशन, देखिए शुरुआत पॉजिटिव से कीजिए ना, कि सबसे पहले बिल को एसेंट दे सकता है, या फिर वो एसेंट नहीं दे सकता है, या फिर वो रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर रिजर्व कर सकता है राष्ट्रपति के लिए। ये 4 बातें हो सकती है ना। राष्ट्रपति के पास 3 ही चीजें रहता है। राष्ट्रपति किसी को बिल रिजर्व करने के लिए थोड़ी रखता है, वो किन के लिए रखेगा? राज्यपाल के पास 4 बातें होती है। पहला कि वो एसेंट दे दे, एसेंट देगा तो बन जाएगा, वो विथ होल्ड कर ले या फिर रिटर्न कर दे। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के लिए रखे। तो देखिए प्रेसिडेंट के लिए जो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रखा जाता है आर्टिकल 201 के अंतर्गत, उसमें कुछ विशेष व्यवस्था किया गया। ऐसे आप हवा में नहीं रह सकते हैं कि हर बिल को प्रेसिडेंट के लिए आप दे देंगे। उसमें नियम है कि वो तभी रख सकते हैं जबकि वो स्टेट के हाई कोर्ट को राज्य विधानसभा ने कुछ ऐसा बिल पास कर दिया हो जिससे कि राज्य के उच्च न्यायालय का पावर कम होता हो। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जो बिल पास किया गया है वो संविधान के मतलब कि अनुसरण नहीं में है, संविधान के विरोध में कुछ बातें उसमें लिखी हुई है। ठीक है, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने जो बिल बनाया है राज्य विधानसभा ने, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अपोज में जाता हो, वो उनके लाइन में नहीं आता हो। ठीक है, यानी कि वेलफेयर वाला मामला नहीं हो, उसके अपोज में जाता हो। ठीक है, या फिर बिल ऐसा हो जो कि अगेंस्ट द लार्जर कंडीशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री हो, मतलब कि देश को तोड़ने वाला कोई बिल आपने बना दिया है। इस तरीके के कोई भारी भरकम अगर प्रोविजंस हैं उस बिल में, तभी उस बिल को जो है कि राष्ट्रपति के लिए रखा जाता है, अदरवाइज राष्ट्रपति के लिए नहीं रखा जाता है बिल को। ठीक है, अब अगर राज्यपाल ने क्या किया है कि रिटर्न करके बिल दे दिया है, अगर राज्यपाल ने बिल को रिटर्न करके दे दिया है और विधानसभा ने फिर से उस बिल में या तो मॉडिफिकेशन किया हो या नहीं मॉडिफिकेशन किया हो, फिर से अगर दोबारा पास कर दिया, तो इस बार गवर्नर को एसेंट देना पड़ेगा, उसके पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं होता है। जब आप राष्ट्रपति को बिल ले जाके दे देते हैं, राष्ट्रपति के एसेंट के लिए रखते हैं, तो राष्ट्रपति के पास अगर आप दोबारा भी बिल देते हैं तो चाहे तो वो एसेंट दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है इस बात का कि राष्ट्रपति ने जिस बिल को रिजर्व करवाया है, आपको उसको विधानसभा से दोबारा उसमें जो भी रिएक्टिफिकेशन उन्होंने बोला है आपको करना पड़ेगा। करने के बाद पुनः राष्ट्रपति महोदय को दिखाना पड़ेगा कि हाँ, ये मैंने इस बिल में ये प्रोविजन को हटा दिया है,
उसके बाद वो रेक्टिफिकेशन देते हैं तो ठीक, और नहीं देते हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं राष्ट्रपति का। ठीक है, तो यही गवर्नर और उसके राष्ट्रपति के पावर में अंतर है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनेंस पास करते हैं। बताइए ऑर्डिनेंस पास कब किया जा सकता है? सर, एक मिनट। हाँ सर, राष्ट्रपति जो है कि 40वां संविधान संशोधन में 1978 में बोला गया कि जब अगर राष्ट्रपति एक बार उस बिल को रिटर्न करते हैं तो फिर जब अगर उनके पास आ जाता है तो उनको हर हाल में साइन करना ही पड़ता है। वो बिल संसद का है, विधानसभा का नहीं है। हाँ, तो अभी आप राष्ट्रपति का बता रहे थे ना कि फिर एक बार और मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि वैसे बिल जो कि राज्यपाल ने राष्ट्रपति के एसेंट के लिए रख लिया हो, उसके बारे में मैंने चर्चा किया है। वो जो आप 44वां संशोधन का बात कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के बिल के बारे में है, तो दोनों में अंतर है। सर, अभी आपने जो आर्टिकल 201 का जो चर्चा किया जिसमें कि उच्च न्यायालय, जिसमें कि जो बिल अगर जो उच्च न्यायालय के पावर का कम करता हो उसके लिए फिर बिल अगर डीपीएसपी के विरुद्ध हो तो उसके लिए बिल अगेंस्ट द इंटीग्रिटी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो तो भी बिल अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इन सब कंडीशन में ही वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ, मान लीजिए सर कोई बिल राष्ट्रपति वापस कर दिए लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, हाँ, उसके बाद से अगर वो बिल फिर रिव्यू करके जा रहा है सर, मतलब तो सुधार करके भेजा जा रहा है राष्ट्रपति के पास, तो क्या वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं राष्ट्रपति? देखिए, लोकसभा राज्यसभा का बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम विधानसभा और विधानमंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन लोकसभा हम तो पॉकेट वीटो रख सकते हैं ना, जो लोकसभा का बिल रहे। लोकसभा का देखिए अगर एक बार उन्होंने लौटा के दे दिया, ठीक है, और फिर इन्होंने पास करके दे दिया तो वो बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा, वो दस्तखत करें नहीं करें। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कब होता है या सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल होता है? बिल दिया उन्होंने, कोई उस पर विचार ही नहीं किया, तब जाके वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि उन्होंने बिल अपने पॉकेट में रख लिया, दोबारा अगर पास करके चला गया तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? वो तो ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। तो बाद पे साइन करने के लिए ना बात दी है 40वां संविधान संशोधन में बाध्यता दी गई है उसको। इसका तो टाइमिंग होता होगा सर कि कितने दिन का? यही तो खेल है कि प्रेसिडेंट को किसी भी टाइमिंग का नहीं दिया गया है। यही पे तो पावर है प्रेसिडेंट के पास कि उनके पास बिल को दस्तखत करने के लिए कोई टाइम बॉन्ड नहीं है। इसी में तो पॉकेट वीटो का वो इस्तेमाल कर लेते हैं ना, कि कहा जाता है ना पॉकेट वीटो मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति ने अपने पॉकेट में रख लिया, वो अब उनका मन होगा जब देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। बिल सर पास हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे उनको अगर नेगेटिविटी लगेगा कि ये ठीक नहीं है तो फिर क्या होगा? पहली बार वो घुमा सकते हैं, सिर्फ एक बार। नहीं होता, पास हो ही जाता है। बिल जब पास हो गया, दोबारा अगर उन्होंने पास करके दे दिया तो पास माना जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम राज्यपाल का डिस्कशन कर रहे हैं। राज्यपाल में एक पावर है उनको ऑर्डिनेंस जारी करने का। ऑर्डिनेंस जारी करता है तब कब, जबकि आप जानते हैं कि सदन कार्यवाही में नहीं हो तब ऑर्डिनेंस जारी होता है। ऑर्डिनेंस कितने दिन तक वैलिड होता है? जब सदन चलने लगे तो 6 मंथ। ये कंडीशन है कि 6 महीने, 6 वीक, मंथ नहीं वीक, 6 सप्ताह, मतलब 1.5 महीने के आसपास में आपको जो है कि पास करवाना पड़ेगा। जब विधानसभा चलने लगे आपने जो भी ऑर्डिनेंस जारी किया था उनको रेक्टिफाई करवाइए, विधानसभा में पारित करवाइए, नहीं तो वो ऑर्डिनेंस जो है कि ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा? खत्म मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है कि ये जो है ना, सबसे अगर कोई बड़ा पावर मानेंगे अगर गवर्नर के पास है तो यही सबसे जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर है। ठीक है, उसके बाद जो है कि कुछ रिपोर्ट्स है वो रखते हैं, आप रिपोर्ट्स का नाम लिख सकते हैं। एक तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट है, वो विधान क्या कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के सामने वो रखते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का रिपोर्ट आता है, उसको रखते हैं। उसके बाद फिर सीएजी का रिपोर्ट आता है, उसको भी रखते हैं वो विधान पटल के सामने। ठीक है, तो ये कुछ रिपोर्ट है जो कि राज्यपाल महोदय रखते हैं। तो किसका किसका रिपोर्ट हो गया? स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और सीएजी का रिपोर्ट। ये कुछ रिपोर्ट है जिनको कि वो रखते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल पावर इनके पास क्या क्या है? फाइनेंशियल पावर क्या है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर को बोलते हैं कि हर वर्ष जो है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी होना चाहिए। वो मनी बिल पे जो है कि प्रायर कंसेंट देते हैं, आपको पता है।
उसके बाद फिर जो है कि उनके पास भी एक कंस्टिट्यूएंसी फंड होता है, जैसे कि राष्ट्रपति के पास 3,000 करोड़ रुपए का कंस्टिट्यूएंसी फंड होता है ना, आकस्मिक निधि, उस तरीके से राज्यपाल के पास भी रहता है, तो उससे वो खर्चे कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या होता है कि वो 5 वर्षों के उपरांत वो फाइनेंस कमीशन का क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग किसके लिए बनता है? लोकल बॉडीज के लिए। लोकल बॉडीज के लिए जो बनता है उसका वो नियुक्ति करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इनके पास जो है कि कुछ फाइनेंशियल पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है। जुडिशियल पावर में क्या है बताइए? एक होता है कि इनसे कंसल्टेशन लिया जाता है। जब हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है ना, राष्ट्रपति इनसे कंसल्टेशन लेते हैं राज्यपाल महोदय से कि इस राज्य के जिस भी राज्य में है राज्यपाल, उसके अगर हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होने लगेगा तो उनसे सलाह ले लिया जाता है, लेकिन सलाह सिर्फ लिया जाता है, बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद फिर जो है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, जिसको कि डीजे बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रिक्ट जज का नियुक्ति करते हैं। और वो कंसल्टेशन किससे लेंगे? जब भी जुडिशियरी का नियुक्ति होगा तो हाईकोर्ट से वो कंसल्टेशन लेते हैं इस मामलों में। उसके बाद जो है कि जाकर के वो नियुक्ति करते हैं। ठीक है। और भी कुछ अगर क्या कहते हैं जुडिशियल सर्विस के लोगों को अगर नियुक्ति करना हो तो वो हाईकोर्ट के कंसल्टेशन से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये तो इनका कुछ पावर था। हम लोग को जो क्वेश्चन दिया गया था वो कुछ क्वेश्चन में क्या था? हाँ सर, एक क्वेश्चन इसमें, क्या ये राज्यपाल को कुछ शर्तों के साथ माफी देने की शक्ति है जो राष्ट्रपति को है? कुछ शर्तों के साथ कम करने की शक्ति है, माफ करने की शक्ति नहीं। कम करने की शक्ति नहीं है। बिल्कुल है। दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है, उसके दंड के प्रवृत्ति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, लेकिन अंतर समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के तरह किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है। वो अंतर इतना ही है। ये भी इसका जुडिशियल शक्ति ही है। क्या क्या कर सकता है सुन लीजिए। किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है, यानी कि 20 साल का सजा है तो वो कम कर देगा, 15 साल 10 साल कर देगा। उसके बाद फिर क्या करता है, दंड के प्रवृत्ति में परिवर्तन कर सकता है कि अब जेल में जाके आपको कठोर काम करना है, उससे जो है कि आपको क्या हो सकता है, ठीक आप जेल में रहिएगा, कठोर काम नहीं कीजिएगा। वो हो गया दंड के प्रवृत्ति में परिवर्तन करना। ठीक है। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है कि पूरी तरीके से पार्डन करते हैं, क्षमा दे देते हैं। इनको क्षमा देने का, पूरी तरीके से पूर्णतः माफी देने का अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरी बात, राष्ट्रपति सैनिक न्यायालय के जो द्वारा जो होता है ना कोर्ट मार्शल, उसकी भी सजा को कम कर सकता है, उसकी भी सजा में जो है कि इंटरवीन कर सकता है। लेकिन किसी भी राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है किसी सैनिक न्यायालय द्वारा कोर्ट मार्शल किए गए व्यक्ति का कोई भी जो है कि सजा को कम कर दे या कुछ भी कर दे। ये जो है कि अंतर है आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल में। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हम आते हैं बट सर इसमें एक, हाँ बोलो। इसमें एक प्रोविजन और है ना कि राजसूची तथा संवर्ती सूची के अधीन अगर कोई विधि बनाई जाती है और उससे अगर कोई अपराध होता है तो उसमें क्षमादान कर सकता है वो। किस चीज के अधीन? ये राज्यपाल को राजसूची तथा संवर्ती सूची के विषयों से संबंधित बनाई गई विधियों के अधीन किए गए अपराधों के लिए है। हाँ तो उसको भी कम कर सकता है। उसमें क्यों नहीं कम करेगा? लेकिन क्षमादान प्रॉपर नहीं कर सकते ना सर। पूर्ण क्षमादान नहीं है इनको। पूर्ण क्षमादान जिसको कहते हैं ना कि एकदम बाइज्जत, वो क्या कहते हैं, बरी कर देना जिसको बोलते हैं, पार्डन करना, पूरा माफी नहीं दे सकते हैं ये राज्यपाल। ठीक है। हम लोग अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पावर का पता चल गया किस किस तरीके से राज्यपाल का पावर है। ठीक है। हम अब आएंगे अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन हमारा क्या था कि भारत में राज्य के राज्यपाल की स्थिति भूमिका पर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में ये भी बताइए कि क्या वह केवल एक कठपुतली है। ठीक है। तो अब हम लोग इसका स्टार्टिंग कैसे करेंगे? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। जिस तरीके से राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। उसके बाद जो है कि अब आपको पता है कि आर्टिकल 163 के तहत जो है कि राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कुछ मामलों में उसे स्वविवेक भी दिया गया है। तो स्वविवेक उनको किन किन मामलों में दिया गया है कि जब त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, मुख्यमंत्री का चयन करने में उसको स्वविवेक दिया गया है। वो चाहे तो सबसे बड़े दल के नेता को या फिर सबसे बड़े समूह के दल के नेता को भी बुला सकते हैं। वो उनके विवेक पे ही निर्भर करता है। पूर्णतः विवेकाधीन शक्ति है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए किसको बुलाएंगे। पहली बात। ठीक है। राज्य सरकार का गठन नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाता है, या फिर जो है कि विधानसभा को भंग करने में जो उनका विवेक काम करता है। जब किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो विधानसभा भंग कर सकते हैं वो। तो ऐसे जो संसदीय कार्य हैं वो जो है कि स्वविवेक के स्तर पर राज्यपाल अपना करते हैं। ठीक है। सर
एक हाँ इसमें इसमें दो पॉइंट पर हम सर पूछ रहे हैं। बोलो। जैसे राष्ट्रपति शासन लगाने का जो है उसमें तो मुख्यमंत्री से सलाह लेता होगा ना सर, नहीं और नहीं, विधानसभा भंग करने पर राज्यपाल भी खुद ही जो बनाता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल खुद ही राष्ट्रपति रिपोर्ट बनाता है। और ये विधानसभा भंग करने पर भी वो भी विधानसभा सलाह भंग नहीं करने में तो लेता। मुख्यमंत्री को कहेगा कि आप अपना दीजिए थी, क्या कहते हैं वो, बहुमत पारित करके दिखाइए, पारित कर सके तो ठीक है, नहीं तो गया। हम्म। और ऐसे कोई आर्बिट्रेरी नहीं है कि मन हुआ कि कल राज्यपाल उठेंगे और जो है कि विधानसभा में किसी को भंग कर देंगे। वो अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, ठीक है, या फिर मुख्यमंत्री का बजट पारित नहीं हो पाता है, इन सब परिस्थितियों में वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि मन हुआ आज चलो जाके मुख्यमंत्री का फ्लोर टेस्ट करवा देते हैं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, कुछ संवैधानिक मर्यादा भी है पोस्ट का। ठीक है सर, एक सर आर्टिकल 365 जो है हाँ उसके तहत जो है बहिष्कार बर्खास्त करने की शक्ति भी तो है इसको। हाँ, इसको है सकती है। अगर मतलब केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को ये नहीं मानता है कि स्टेट, तब जो है कि वो रिपोर्ट बना के देगा। राज्यपाल को कोई शक्ति बर्खास्त करने का नहीं है, इस बात को क्लियर समझो। राज्यपाल रिपोर्ट बना के देगा राष्ट्रपति को कि केंद्र सरकार के दिए गए निम्नलिखित निर्देशों को राज्य ने नहीं माना है। उस रिपोर्ट पे राष्ट्रपति अमल करेगा। राष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, राज्यपाल नहीं। ठीक है, तो उसके बाद फिर अनुच्छेद क्या कहते हैं 201 का भी मैंने जिक्र किया। उसके बाद अनुच्छेद 356 का भी जिक्र मैंने किया राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा के लिए। 5वीं और 6वीं अनुसूची वाले जो क्षेत्रों में जो है कि जनजातीय क्षेत्रों को राज्यपाल अपने स्वविवेक से घोषित करता है। आपको मैंने बताया था, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस हिल काउंसिल वगैरह के बारे में पढ़ाया था ना। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल का पद जो है कि उसके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इन सारे चीजों से अब हम लोगों को करना क्या है इस क्वेश्चन में, आप लोग इन सारे पावर वगैरह को लिख दीजिए कि क्या है भूमिका, क्या कैसे करते हैं, नहीं करते, उनके पास क्या पावर है, नहीं करते हैं, मसला क्या है कि यह क्या है। हाँ बोलो सर, बिहार के संदर्भ में उनका क्या कठपुतली है, इसका सर हाँ, डिस्क्राइब इसी पे कर आ रहे हैं, इसी पे आ रहे हैं कि क्या हुआ कठपुतली है। तो सबसे पहले क्या बताए थे, जहां भी क्वेश्चन में अगर नेगेटिव वर्ड आ जाए तो कठपुतली को नहीं कहना है, तो ये बताएंगे कि कठपुतली नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे विवाद कहाँ से उत्पन्न होता है, सबसे ज्यादा विवाद उत्पन्न होता है आर्टिकल 356 को लेकर के, जब राज्यपाल अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को बना के भेजता है और राष्ट्रपति जो है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोला था कि 10 साल में एक बार जो है कि ऐसे आर्टिकल का उपयोग होगा। वैसे मतलब कि जनरली ये आर्टिकल 356 का उपयोग नहीं होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हमने उस दिन भी पढ़ाया था कि 200 बार जो है कि 1951-52 से लेकर के 1990 के बीच में 200 बार जो है कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। आप सोच नहीं सकते हैं कि इस आर्टिकल का कितना दुरुपयोग हुआ है। इस आर्टिकल का दुरुपयोग तो एसआर मुंबई का जो केस आया था उसके बाद उनसे रुका है ना। जब एसआर मुंबई का केस, एसआर मुंबई ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उसका 1989 में उसकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। वो एसआर मुंबई साहब गए थे कहीं रेस कोर्स में खेलने के लिए, राजा साहब के टाइप के मुख्यमंत्री थे, इधर इनका सरकार ही बर्खास्त कर दिया गया था, उन्होंने केस कर दिया था। तो कर्नाटक के उसमें मुख्यमंत्री थे, तब जाकर के एसआर मुंबई का मुद्दा उस दिन जो मैंने पूरा पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला दिया है इसके ऊपर कि नहीं, अगर आप क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा भी देते हैं तो भी हम उसके ऊपर जो है कि जुडिशियल रिव्यू कराएंगे, राष्ट्रपति के दिए गए आदेशों को हम उल्टा सकते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति शासन को हम खारिज करेंगे तो पुनः जो है कि वो मुख्यमंत्री बहाल हो सकता है। और ऐसा हुआ भी है। आपको पता है कि 2016 में जो है कि उत्तराखंड का जो सरकार था, कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी, और वहां राज्यपाल ने जो है कि कुछ कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्या किया कि बगावत कर दी। अब मान लो कि 60 जो है कि विधानसभा की कैपेसिटी है और कांग्रेस के पास 45 विधायक है, 5 विधायक ने बगावत कर भी दिया तो भी तो कांग्रेस का बहुमत है। कुछ विधायकों ने बगावत किया, बस राज्यपाल ने जो है कि वहां पे क्या किया, राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुशंसा कर दिया। और जैसे मोदी सरकार नया आया हुआ था, उन्होंने क्या किया, अनुशंसा को मान लिया और वहां पे जो है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगाया तो हरीश सिंह रावत जो है कि चले गए वो सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोला कि हमको बहुमत साबित करने का मौका भी नहीं दिया गया है और इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया है। तो फिर जो है कि उसके मामलों को अवैध ठहराया गया था, नहीं इसको बहुमत साबित करने का मौका दीजिए। तो फिर ये स्पष्ट है अब एसआर मुंबई केस के बाद कि फ्लोर का फैसला फ्लोर पे होगा। इसका मतलब ये है कि किस मुख्यमंत्री को विधायक का बहुमत है या नहीं है, उसका फैसला कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के अंदर होगा, वो सबके सामने होगा, वोटिंग से होगा। तो अब जो है कि आप मान लीजिए कि किसी का सरकार गिरा भी देते हैं, अगर वो बहुमत साबित कर देता है तो फिर तो बेइज्जती है राज्यपाल महोदय का, तो वो बच गया था। 2016 में ऐसे ही हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, राजनीतिक अस्थिरता को देखा, बस राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो सुप्रीम कोर्ट चला गया था अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री।
फिर जो है कि उसके साथ उसको जो है कि वापस बहाल करना पड़ा। तब जा करके ये मोदी सरकार ये 2 अटेम्प्ट ली थी। इसके बाद मोदी सरकार रुक गई कि नहीं, अब ऐसे ही किसी का सरकार नहीं गिरा पाएंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने ऑपरेशन कमल का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, जो कि मध्य प्रदेश में इसका सरकार गिराया था। और कहाँ गिराया था? महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, 3 जगह सरकार गिराया उन्होंने। तो अमित शाह ने नया तरीका इजाद किया था। ये अमित शाह का किया हुआ तरीका है, ऑपरेशन लोटस। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर, किसी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर अगर कोलैप्स कर जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने का विच कर सकते हैं राष्ट्रपति को? बहुत भयंकर स्थिति हो जाए तब। हाँ, या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी फोर्स बेस कंट्रोल करेगी। कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? कौन सी स्थिति देखा जाए? लेकिन बहुत आंतरिक अशांति वाला मामला हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर इधर उधर हुआ और आप जाकर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। वो एग्जांपल मणिपुर सर। मणिपुर का मतलब ऐसा क्या कर सकते हैं? उसको हुआ किया तो इन्होंने नहीं था, लेकिन लगा देना चाहिए था। अगर चाहे तो लगा सकते थे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स कर गया था। लेकिन लगाया नहीं था, क्योंकि इनके ही रूलिंग पार्टी का सरकार था। और दूसरी बात ये भी है ना कि आप उस समय तक लगाइए, लेकिन उसके बाद फिर सरकार को रिस्टोर करना पड़ेगा आपको ना। ऐसा थोड़ी है कि आप तुरंत चुनाव करवा देंगे, वैसा नहीं कर सकते हैं। तो ये हो सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाइए बिहार के संदर्भ में कुछ बात कर लेते हैं। 1999 में सरकार किसकी थी? राबड़ी देवी कौन थे? तेजस्वी की मैया लालू प्रसाद यादव। आरजेडी की सरकार थी। यहाँ पे राज्यपाल कौन थे? सुंदर सिंह भंडारी। जी सर। एनडीए सरकार ने क्या किया था कि इसके जो है कि बिना किसी ठोस आधार के बनाए हुए इसके राबड़ी देवी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और इसके जो है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी थी। ठीक है। 2005 में राज्यपाल यहाँ पे बूटा सिंह थे। वो इलेक्शन हुआ था जी। बूटा सिंह तो जबरदस्त काम किए थे सर। हाँ, उनसे बहुत नाराज हुए थे। क्या कहते हैं, ये राष्ट्रपति महोदय उस समय के बहुत नाराज हो गए थे। तो उन्होंने बिहार के संदर्भ में बात करें तो राज्यपाल बूटा सिंह ने किसी भी व्यक्ति को विधानसभा में जो है कि बहुमत नहीं था तो किसी को आमंत्रित ही नहीं किया और विधानसभा मनमाना ढंग से जो है कि भंग कर दिया था। त्रिशंकु विधानसभा हुआ था उस समय। इनका एनडीए और यूपीए जो थी वो एलजेपी के साथ मिलकर इनको रामविलास को कहा जा रहा था, तो रामविलास बोला हम तो बनेंगे ही नहीं। उनका कुछ ऐसा डिमांड आ गया था। तो उस समय जो है कि और किसी और को बुलाना चाहिए था। जब एक दल नहीं आ रहा है तो दूसरे दल को बुलाइए। तो उन्होंने भी 2005 में ये काम किया था कि किसी भी पार्टी सरकार को आमंत्रित नहीं किया अच्छे से और जो है कि विधानसभा भंग करने का मनमाना निर्णय ले लिया था। उसके बाद 2017 में फिर हुआ था। केसीनाथ त्रिपाठी ने क्या किया था कि सबसे बड़े पार्टी को आमंत्रित नहीं किया था उसमें जो है कि, और इस धारणा से स्पष्ट होता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारों पे काम कर रहा था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि राज्यपाल केंद्र सरकार की कठपुतली है, लेकिन कहना नहीं है। सर थोड़ा अपना जो लिखे सर वो बताएं। हाँ बोलो सर। इसमें निष्कर्ष लिखे ये ऊपर 2017 तक लिखे, इस प्रकार उपरोक्त विवाद राज्यपाल के पद को राजनीति से प्रेरित तथा केंद्र की कठपुतली की तरह समझने पर बाध्य करता है, परंतु फिर इसके शक्तियों एवं विशेषाधिकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो इसे कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक मुखिया के पद से सुशोभित करता है। सर सही रहेगा ये? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है तुम्हारा कि मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इनके और भी हैं। जैसे कि आप इस तरीके से कुछ पसंदीदा व्यक्ति को मुख्यमंत्री के क्या कहते हैं केंद्र सरकार के निर्देशन में काम करने से जो है कि आप उसको कठपुतली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है, स्वतंत्र पद है, उसकी गरिमा है, उसको विशेषाधिकार है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य में जब संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है उस समय की स्थिति में राज्यपाल जो है कि वो एक क्या कहते हैं कड़ी के रूप में काम करता है और इनके पद की गरिमा है, इसलिए जो है कि आप इसको कठपुतली नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 1989 या 79 का कोई जजमेंट है, 1979 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि कहा है कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर जो है कि स्टेट का कोई सेंटर का कोई एम्प्लॉय नहीं है स्टेट के अंतर्गत,
और ऑफिस ऑफ द गवर्नर जो है कि वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है राज्य में, और वो केंद्र के सबऑर्डिनेट काम नहीं करता है, इसलिए जो है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर को स्वतंत्र माना जाएगा। तो आप लास्ट में इस लाइन को इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद कुछ कमीशंस के रिपोर्ट हैं, उस रिपोर्ट को आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहें हम बता देते हैं, उसका लिखा देंगे, जो लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कि एक सरकारी आयोग आया था, आपको पता है 1983 में। जी सर। सरकारी आयोग ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित मुख्यमंत्री की एक समिति द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति हो, ठीक है। उसके बाद जो है कि पुंछिक आयोग आया था 2007 में। उससे पहले भी जो है कि उसके बीच में 2000 ईस्वी में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था, इनका सरकार था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का। उनके सरकार ने कहा था कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद ही जो है कि आप नियुक्ति करें, ये सिफारिश दिया था और उनका सिफारिश माना जाता है। मोदी जी ने क्या कहते हो, ये बिहार का राज्यपाल का नियुक्ति के समय उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कि इनके साथ थे, आरजेडी के साथ थे, और उन्होंने नहीं पूछा था। तो अपने ही मतलब सीनियर के किए गए कार्यों को नहीं मानते, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए और ये कन्वेंशन भी है। और एक चीज आप जान लीजिए, अगर कोई स्टेट में या फिर सेंटर में कोई मान्यता है, अवधारणा है, ठीक है, वो जो है कि उसको आप ऐसे ही बाईपास नहीं कर सकते हैं। हमेशा मन हुआ तो उसको बाईपास कर दिए, कन्वेंशन को हटा दिए, आप नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप उसको बाईपास अगर कर रहे हैं, उसके पीछे कोई कड़ा तर्क दीजिए, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका पुंछी कमेटी का गठन हुआ तो 2007 में, आपको पता है। तो उसमें कहा गया था कि संविधान से प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत, जो शब्द लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, उसको, उस शब्द को आप हटाइए, ठीक है। और राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का प्रावधान कीजिए, ऐसा बात जो है कि पुंछित कमीशन ने कहा था। आप चाहें तो इन सारे प्रावधानों को लिख सकते हैं। उसके बाद जो है कि सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के पद के बारे में कहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे के निवास करने वाली चिड़िया के समान है। कि ओबवियस सी बात है, ऐसा लगता भी है जब आप किसी भी राजभवन को देखेंगे तो दुनिया भर सुविधा है इसमें। और एक विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, उन्होंने कहा था कि जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है। तो कुछ कोट्स हैं, आप लिख सकते हैं, चाहे तो लिख लीजिए, ये काम आएगा आपको। वैल्यू एडिशन में ये काम आता है। पहले तो 2 कोट है, दोनों कोट को लिख लीजिए। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह है कोट सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू कहाँ के राज्यपाल थे? उत्तर प्रदेश। लिख लिए। आशीष, तन्नू, रूपा, चंदन, साक्षी, काजल, अमित, राजेश, लिखा आप लोगों ने? यस सर, सेकंड क्या? यस सर। हाँ लिखो सेकंड। जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है। यह है विजय लक्ष्मी पंडित। जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है। ये कहना है विजय लक्ष्मी पंडित का। ये कौन थी? मुख्यमंत्री सर, यूपी की। यूपी। अरे विजय लक्ष्मी पंडित बहन थी नेहरू जी की। नहीं पता। नहीं सर, यूएनए में कुछ थी सर। जी हाँ, यूएनए में कुछ शायद थे। पहली महिला थी वो राष्ट्राध्यक्ष बनने वाली। सुचेता कृपलानी के बारे में। और ये विजय लक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र का राज्यपाल भी रही थी सर। हो गया, 2 कोट कंप्लीट हुआ। यस। चलिए लिखिए, क्या कहते हैं, ये पुंछी आयोग के बारे में लिखिए, सरकारी आयोग के बारे में। पहले लिखिए सरकारी आयोग 1983। सरकारी आयोग सर ये किसका कोड था?
कौन सा वाला? विजय लक्ष्मी पंडित। देखिए, राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह कोट सरोजिनी नायडू का था। जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है। यह कोट विजय लक्ष्मी पंडित का था। 2 कोट मैंने दिखाया है, ठीक है। सरकारिया आयोग लिखा है 1983। लिखिए, डैश देख लिखिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, सरकारिया आयोग 1983। डैश दीजिए, लिखिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की एक समिति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हो। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की एक समिति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हो। लिख लिया? यस। ठीक है। उसके बाद लिखिए, क्या कहते हैं, 1983 हो गया ना। उसका लिखिए वर्ष 2000 वाला। वर्ष 2000 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय आयोग। वर्ष 2000 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। उसके बताइए, पुंछी आयोग 2007। पुंछी आयोग 2007। संविधान से प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत। संविधान से प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत। प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को हटाने की सिफारिश की। प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को हटाने की सिफारिश की। अगला पॉइंट, राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के प्रावधान का समर्थन किया। पढ़िए तो कोई। पढ़िए कोई। पुंछी आयोग वाला। हाँ, पुंछी आयोग वाला। संविधान से प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को हटाने की सिफारिश की जाए। दूसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के प्रावधान का समर्थन। उसके बाद एक और लिख लो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1979। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1979। राज्यपाल का ऑफिस राज्य में केंद्र सरकार का कोई नियुक्त कर्मचारी का ऑफिस नहीं है। राज्यपाल का ऑफिस राज्य में केंद्र सरकार के कोई
नियुक्त कर्मचारी का कार्यालय नहीं है। केंद्र सरकार के कोई हेलो हेलो आवाज आ रही है क्या? कहाँ तक हुआ ना, बोलो। कर्मचारी का कार्यालय नहीं है। कर्मचारी का ऑफिस नहीं है। हाँ, नियुक्त किसी कर्मचारी का कार्यालय नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। राज्यपाल के कार्यालय को ब्रैकेट में राजभवन लिख लीजिएगा। राज्यपाल के कार्यालय को ब्रैकेट में राजभवन स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। राज्यपाल के कार्यालय को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से जो गवर्नर के को जो है कि पावर दिया गया है, अलग अलग समय पे जो भी आयोगों की नियुक्ति की गई है, उन्होंने गवर्नर के क्या कहते हैं पोस्ट को मजबूत करने का बात कहा है। कहीं भी आपको दिख रहा है कि गवर्नर के पोस्ट को ही खत्म कर दीजिए, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। नहीं सर। कई बार ये विवाद उठता है, आप पेपर में आर्टिकल पढ़ेंगे, और आज के समय में तो बहुत ज्यादा आर्टिकल आता है ऐसे मामलों में कि राज्यपाल के पद को ही समाप्त कर देना चाहिए। राज्यपाल के पद को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। पंचायत आयोग ने यह भी बोला था कि किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को आप राज्यपाल बनाइए ही मत। अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से संबंधित है, उसको राज्यपाल मत बनाइए। पंचायत आयोग ने ये कहा था, लेकिन माने तब तो। या तो नियुक्ति होता है कि चलो थोड़ा बहुत तथी है, या तो राज्यसभा मिलेगा, नहीं तो मिल जाएगा राज्यपाल का पद, तो जो रूलिंग पार्टी रहता है उसके ही पक्ष में सब लोग जाते हैं। सर ये इसलिए भी किया जाता ताकि जो मतलब कोई मतभेद की स्थिति ना हो। जैसे कि झारखंड में रघुवर दास को जो है और अर्जुन मुंडा जो ये बाबूलाल मरांडी के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, तो इनको साइड कर दिया गया कि बाबूलाल मरांडी जो है यहाँ पर सीएम रहेंगे उसके लिए। तो ये जो है तो देखो पॉलिटिकल दुरुपयोग तो होता ही है, वो स्पष्ट तरीके से दिखता है कि दो चीजें करना चाहती है केंद्र सरकार। एक तो राज्य के विधानसभा में पारित किए गए किसी विधेयक को लेट करना, दूसरा राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को लैप्स ही करवा देना। वो दोनों पावर है इनके पास राज्यपाल के माध्यम से, और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार जो है कि राज्य के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल बनाए रखता है। बार बार वो राजभवन से तंग किया जाता है। आपने देखा होगा बंगाल में जो है कि कितना ममता बनर्जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ जब जगदीश धनखड़ जी वहां पे थे। अभी भी जो केरल में हो गया, चाहे पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित है अभी, उसके बाद RN रवि जो है कि तमिलनाडु का राज्यपाल है। विवाद चलते ही रहता है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, बात बात पे केस जा रहा है, और वो बार बार राज्यपाल को डांट खाना पड़ता है। पंजाब वाले मामले में तो अच्छा खासा डांट दिया गया था। तो ये होते रहता है। तो ये पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये सब जो है कि आपका रिसेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको 2-3 सवाल पूछा गया था आपके बीपीएससी में राज्यपाल के ऊपर। एक तो था कि राज्यपाल की शक्ति और इसके कार्यों का जो है कि वर्णन कीजिए, ये वो आपको बता दिया गया है। उसके बाद फिर भारत के किसी राज्य में राज्यपाल की शक्ति और उसकी स्थिति का परीक्षण कीजिए, तो आप कर सकते हैं। राज्यपाल की शक्ति का विवेचना कीजिए, वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में उसकी भूमिका का व्याख्या कीजिए। इस तरीके से राज्यपाल से प्रश्न जो है कि आपको लगभग 1-2 साल में देखने को मिलता ही है, क्योंकि राज्यपाल जो है कि इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप जो है कि इसके और भी 1-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम इसका क्वेश्चन बना कर आपको दे देंगे, ठीक है। और हम लोग कल से जो है कि एक छोटा सा टॉपिक मुख्यमंत्री है आपको पढ़ने के लिए। मुख्यमंत्री पे बहुत क्वेश्चन नहीं आया है। एक बार 44वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, उसके बाद क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, तो उसको भी देख ही लेंगे। ऐसे तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। मुख्यमंत्री क्या ही करता है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री के जो है कि सलाह पर महत्वपूर्ण प्रशासकों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है। तो यही सब काम है मुख्यमंत्री का, तो थोड़ा बहुत मुख्यमंत्री को देखना है। उसके बाद मेनली जो है कि संसद के बारे में आपको पढ़ना है। संसद से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफी जो है कि अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक बार एक सवाल था कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो हैं पर असीम नहीं है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना
उसके ब्रिटिश समकक्षों से क्यों नहीं की जा सकती है। तो इस तरीके से संसद के ऊपर जो है कि सवाल पूछे जाते हैं। संसद संप्रभु है कि नहीं है, संसदीय संप्रभुता क्या है, कई सारे सवाल इसके ऊपर आए हैं। तो जो है कि कल आपको एक तो क्वेश्चन मिल जाएगा राज्यपाल के ऊपर लिखने के लिए और संसद के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा जिसका कि डिस्कशन करेंगे। और जो लोग भी राज्यपाल वाला क्वेश्चन नहीं लिखे हैं वो लिख के दे दीजिएगा, और जो लोग लिख के दिए हैं उसका चेक होके मिल जाएगा। और दूसरा है कि बीपीएससी ये ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का वैकेंसी आया था, उसमें एक ही स्टेज में जो है उसके बाद इंटरव्यू ही है, तो उसका रिजल्ट आ गया है, कुछ लोग सफल हुए हैं। अब उसका इंटरव्यू का प्रोग्राम चलने वाला है। तो जो भी लोग आपके कंसर्न में होंगे, अगर कोई सफल हुए हैं तो वो हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, सब सो गए या सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे सर, बोल रहे हैं सर। बोलो अब जो बोलना है। बोल रहे हैं सर कि हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में जा रहे हैं, बिहार पुलिस में 10 दिन के लिए सर हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में हैं। तो सर जो हम लोग जो सर आप पढ़ा रहे हैं उसका सर फोटो खींच के सर आप डाल सकते हैं ग्रुप में। तो देखिए, जो लिखाया जाता है वो तो बच्चे खुद ही डाल देते हैं ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, पीडीएफ भी जिसका हम देते हैं तो वो आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना होगा। सर रिकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है सर, एक बार देखिए सर, 2-3 क्लास का रिकॉर्डिंग सर गायब है, एक बार देखिए सर। गायब कर दिया है, अच्छा ये नहीं हो सकता है। रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलता है सर? हम तो नहीं प्राप्त कर पाए। वो लिंक आप एक बार स्टाफ को बोलिएगा, लिंक दे देगा, ठीक है। तो संवाद वाला मेरा भी छूट गया था। तुम्हारा संवाद वाला छूट गया? अरे कम से कम लिखा हुआ तो डाल दिया करो। वो YouTube पर प्ले लिस्ट बना दिया जाए सर, जो पॉलिटी का सेक्शन का अलग हो, साइंस एंड टेक का अलग हो, हिस्ट्री का अलग हो। ठीक है, इसको करवा देते हैं, बोल देंगे।